टुडेज़ रिवीजन टॉपिक इज़ प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग दो तरीके से होती है, को ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन। मतलब अगर प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में साइकिल चल रही है तो उनका साथ साथ ट्रांसलेशन हो रहा होगा ना, उस चीज़ को को ट्रांसलेशन कहते हैं। मतलब इधर आरएनए बन रहा है और इधर राइबोसोम लग के प्रोटीन बनाया जा रहा है, ठीक है। और पोस्ट ट्रांसलेशन क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस अलग होता है। प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियोइड होता है तो वहीं पे सब कुछ आ जाता है, लेकिन इसमें अलग से कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है यूकैरियोट के केस में। तो वहाँ क्या होता है, पहले वो अंदर पूरा बनेगा और उसके बाद बाहर क्या आ जाएगा, हमारा आरएनए जब बनेगा, बाहर आने के बाद उसके ऊपर राइबोसोम लगेंगे और वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो हम को ट्रांसलेशन देख लेते हैं। को ट्रांसलेशन में क्या है, को ट्रांसलेशन में एमआरएनए है, ठीक है, बन रहा है, उसी पे राइबोसोम लग गया और प्रोटीन भी बनना शुरू हो गया। और वो फिर बनते बनते कहाँ गया, हमारे ईआर में। ईआर के बाद उसमें जो भी होना है, मॉडिफिकेशन वगैरह जो सब होना है वो होएगी। वैसे ईआर में क्या होता है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, और जो उसकी सिग्नलिंग होती है ईआर पे जाने के लिए क्या चाहिए होता है वो सब हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, ईआर में आया, मॉडिफाई हुआ, वेसिकल बनी। अब गोल्जी के लिए कोई रिसेप्टर होएगा तो ईआर में मॉडिफिकेशन ऐसी होगी कि गोल्जी के पास ही जाए, ये गोल्जी पे आया, फिर गोल्जी ने वेसिकल बनाई और इसको टारगेट कर दिया कि कहाँ कहाँ जा सकता है, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, एंडोसोम में। लाइसोसोम, एंडोसोम एक जैसे, वैक्यूल। और ये तीनों याद कैसे होंगे, जो ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट है, उसमें एक पंप है ना वी टाइप। वी टाइप कहाँ कहाँ मिलता है, वैक्यूल में, लाइसोसोम में, एंडोसोम में। तो एक चीज़ तो वहीं आ गई और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारा पोस्ट ट्रांसलेशन है, पूरा हमारा जो वो है आरएनए बनेगा और उसके बाद प्रोटीन उससे बनेगा अलग से। और जब वो बन जाएगा उसके बाद वो आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, या मैट्रिक्स में जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, डबल मेम्ब्रेन होता है, या तो वो इसमें जाएगा आउटर मेम्ब्रेन, या वो इसमें जाएगा इनर मेम्ब्रेन, या वो इधर रहेगा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, या फिर वो रहेगा मैट्रिक्स में। क्लोरोप्लास्ट में भी सेम है, क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे ही होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इवन उसके अंदर तो क्या होता है, स्ट्रोमा भी होता है। स्ट्रोमा के अंदर मतलब थाइलाकोइड, लाइक ये हमारा वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ये इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये अंदर ये सारा ये जो क्या है, ये क्या है, ये है स्ट्रोमा। जैसे वहाँ मैट्रिक्स था, यहाँ पे स्ट्रोमा है, इसके अंदर क्या है, थाइलाकोइड्स है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स है थाइलाकोइड के। तो अब प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन में जा सकता है, इनर में जा सकता है, स्ट्रोमा में रह सकता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में रह सकता है, और थाइलाकोइड में भी जा सकता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, आउटर, इनर, स्ट्रोमा, इंटर स्पेस और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। फिर आता है हमारा ईआर। ईआर में क्या होता है रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ कहाँ जाता है, उसकी मेम्ब्रेन पे या उसके मैट्रिक्स में जा सकता है। न्यूक्लियस के ल्यूमेन में जा भी सकता है और बाहर भी आ सकता है, पर ऑक्सीजोम के मेम्ब्रेन में भी और लूमेन में भी। अब एक फ़र्क यहाँ पे याद रखना है, को ट्रांसलेशन में हमारी एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगी और पोस्ट में एन भी हो सकती, एन भी होगी और ओ भी होगी। तो सबसे पहले हम को ट्रांसलेशन को देखेंगे। को ट्रांसलेशन का एक बार दोबारा देख लेते हैं। बनते बनते एमआरएनए से प्रोटीन बनते बनते ईआर, ईआर से गोल्जी, गोल्जी से अपनी लोकेशन पे लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। अब इसको आराम से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोइड होएगा प्रोकैरियोट के केस में। इसके डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, यही है वो आरएनए, ये वाला आरएनए बन रहा होगा, और क्या होएगा, इस पे राइबोसोम आके बैठ जाएगा। अब ये बन ही रहा होगा एक स्ट्रैंड से और आके राइबोसोम बैठ जाएगा, ठीक है। इसको कहाँ जाना है, सबसे पहले हमने पढ़ा था ईआर में लेके जाना है। तो ईआर में लेके जाने के लिए एक ना प्रोटीन आता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आता है। क्या नाम है उसका, SRP, सिग्नल का रिकॉग्निशन करने वाला प्रोटीन। SRP सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या होएगा, ये जो SRP है ना हमारा, SRP ये बहुत सारे काम करता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर आरएनए तो है ही, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 6 तरह के प्रोटीन भी है, ठीक है, और प्लस GTP एक्टिविटी भी है। अब क्या है, ये हमारा देखो स्ट्रक्चर देख लो इधर, ये रहा SRP प्रोटीन। इस SRP की प्रोटीन की ना काफ़ी सारे, इसमें 6 प्रोटीन बताया ना मैंने, तो एक होता है 9, एक होता है 14, एक होता है 19, एक होता है 54, और एक होता है 68, 72 प्लस में GTP, ठीक है। तो ये जो 9 और 4 है पहला पेयर, ये तो राइबोसोम के साथ बाइंड होता है। ये देखो 9 से 19, 4 पीछे लग रहा है, यहाँ भी 4, 54, ये एक जैसे, तो ये कहीं कहीं बाइंड ही होंगे। तो ये होता है हमारे ट्रांसलोकोन से बाइंड, ठीक है। उसके अलावा क्या है,
उसके अलावा हमारा जो 68 और 72 है उसके पास जीटीपी एक्टिविटी होती है, और वो ना ये जो सार प्रोटीन है, ये इस सार प्रोटीन का एक रिसेप्टर भी होता है, सार रिसेप्टर। उससे कौन इंटरेक्ट करता है? उससे इंटरेक्ट करता है हमारा ये 68 और 72। तो क्या क्या हो गया इसमें? 9 14 करेगी राइबोसोम से, ठीक है। 1954 करेगा ट्रांसलोकोन से, 68 72 करेगा एसआरपी के रिसेप्टर से, एसआरपी के रिसेप्टर से, ठीक है। और एसआरपी ये खुद है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने क्या करा, यहाँ पे सब इंटरेक्ट करा और यहाँ पे ना एक जीटीपी हाइड्रोलाइजेशन हुआ जीटीपी का। इस हाइड्रोलाइजेशन से क्या हुआ, ये वाला जो प्रोटीन है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो फिगर में दिखा नहीं रखा, इसका मतलब होने कैसे वाला है, यहाँ पे हमारा राइबोसोम लगा होगा, यहाँ हमारा राइबोसोम, और यहाँ हमारा प्रोटीन होगा, और ये जो प्रोटीन है ना इसके अंदर ऐसे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ट्रांसलोकोन है, उसका नेम क्या है, ये ईआर की मेम्ब्रेन है सारी, ये क्या है, ईआर की मेम्ब्रेन बनी हुई है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस था ऊपर, तो ये सारा क्या न्यूक्लियोइड था ऊपर, तो ये सारा क्या है, ईआर उसके पास ही होता है ना, ये वही वाला ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर आया प्रोटीन ट्रांसलोकोन 61 से, और एक चीज़ और, एसआरपी रिसेप्टर है ना उसके अल्फा और बीटा यूनिट से इंटरेक्ट करते हैं 68 और 72। ये जो 68 और 72 यूनिट है एसआरपी की, वो अल्फा और बीटा यूनिट जो है एसआरपी के रिसेप्टर की उससे बाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आया हमारा, अंदर आ गया प्रोटीन, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के पास कुछ सिग्नल होगा जो उसको जो वो बाहर था साइटोप्लाज्म से अंदर लाने के लिए एक सिग्नल होगा। वो सिग्नल का अब काम तो है नहीं, अंदर आ गया तो सिग्नल पेप्टाइड से उसको कट कर देगा और प्रोटीन फोल्ड हो जाएगा। अब फोल्ड हो गया ईआर में प्रोटीन, मे बी उसकी कोई मॉडिफिकेशन होनी हो तो अब वो मॉडिफिकेशन होगी, और जो ईआर के अंदर मॉडिफिकेशन होती है वो होती है एन लिंक्ड। एन लिंक्ड क्यों कहते हैं, जो एस्पार्जिन अमीनो एसिड होता है ना, इस पूरे प्रोटीन में कहीं एस्पार्जिन होगा, उसके ऊपर हमारा सब कुछ लिंक्ड होने वाला है। क्या ग्लाइकोसाइलेशन बोला है, तो ग्लाइकोसाइड शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। कैसे, सबसे पहले ना देखो ईआर की मेम्ब्रेन पे ना एक डोलिकोल होता है, ठीक है। उस डोलिकोल से ना 2 यूडीपी क्या लेके आता है, नाग लेके आते हैं, 2 एनेसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, ठीक है, लेकर आ गया। उस अभी बाहर ही लगे हुए हैं ये, तो क्या होएगा, 2 नैग अटैच हो जाएंगे इस डोलिकोल पर, 2 फॉस्फेट अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये किससे हुई रिएक्शन, हमारे एनेसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन ट्रांसफरेज से। उसके बाद डोलिकोल पे मेनोज लगेंगे 5, एक एक करके लगेंगे। सबसे पहले क्या लगा, एनेसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन 2 लगे, फिर 5 लगेगा मेनोज, ठीक है। और उसके बाद अब बाहर का स्ट्रक्चर पे क्या हो गया, ये जीडीपी लेके आ रहा है, ये यूडीपी लेके आ रहा है, तो 2 जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट तो अलग से निकल जाएंगे और वो वापस रिसाइकल हो जाएंगे। तो बाहर से आ रहा था, बाहर क्या लग गया, 2 नाग और 2 मेनोज लग गया। ये होते ना डोलिकोल फ्लिप करेगा और अंदर आ जाएगा, और ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, इनसाइड द ईआर। उसके बाद फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे होएगा, एक और ये दूसरा डोलिकोल है, ये फर्स्ट था ये सेकंड है। ये डोलिकोल पे क्या होएगा, यूडीपी फिर से मेनोज लेके आएगा, अब लेके आएगा 4। तो पहले कितने लाया, 2 नाग, ठीक है, 5 मेनोज, अब फिर ला रहा है 4 मेनोज, मेनोज ट्रांसफरेज से, और यहाँ भी मेनोज ट्रांसफरेज से आए थे। अब यूडीपी क्या ला रहा है, 3 ग्लूकोज, कितनी बार लाया, नाग भी यूडीपी लाया, ठीक है, यूडीपी से ही आया। ये आया बस जीडीपी से, बाकी सब क्या आ रहा है, यूडीपी और यूडीपी से आ रहा है, ठीक है। तो फिर ग्लूकोज ट्रांसफरेज से ग्लूकोज भी लगा, और उसके बाद डोलिकोल ने फ्लिप करा तो अंदर आ गए ये 4, ये 4 मेनोज और 3 ग्लूकोज इकट्ठे अंदर आए, लगेंगे एक एक करके अंदर, एक साथ आएंगे फ्लिप होके। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा, ये जो 2 नाग है वो यहाँ लग गए ग्लैक्टोजामाइन, ठीक है, 5 मेनोज ये लग गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 ग्लूको मेनोज ये लग गए, 1 2 3 4, 3 ग्लूकोज ये लग गए, ठीक है। ये बन गया स्ट्रक्चर हमारा एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। अभी क्या होएगा, ये तो हमारा ग्लाइकोसाइल बना है, प्रोटीन तो ये पड़ा, इसके ऊपर भी तो लगाना है। इसके ऊपर लगाने के लिए एक और एंजाइम आएगा, एन ओलिगोसेक्राइड ट्रांसफरेज। एन के ऊपर ओलिगोसेक्राइड इसका ट्रांसफ़र हुआ, तो ये एन के ऊपर ये लग गया। अब ये ग्लूकोज अगर रेडी है ना ईआर से आगे जाने के लिए, तो क्या होएगा, ग्लूकोज अगर रेडी है, और ग्लूकोज कह रही, ये प्रोटीन अगर रेडी है ईआर से आगे जाने के लिए, तो 2 ग्लूकोसाइड आएंगे और इसको कट कर देंगे, इन 2 ग्लूकोज को, ठीक है। और इसके ऊपर चैपरोन्स लग जाएंगे, कार्नलेक्सिन और कैल्सी रेटिकुलिन। ये क्यों लग जाएंगे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो क्या हुआ, ये सारा स्ट्रक्चर वही है, ग्लूकोज 2 हट गए, तो यहाँ एक बचा, इस पर सी लग गया कार्नलेक्सिन, नीचे वाला जो ग्रीन वाला है वो काल रेटिकुलिन है, ठीक है, ये चैपेरोन लग गए। ये जब है, जब ये रेडी है, और अगर हमें ये करने के बाद, ग्लूकोसाइड करने के बाद, ग्लूकोसाइडेज से ट्रीट करने के बाद, ग्लूकोज हटाने के बाद पता लगा कि भाई ये रेडी नहीं था,
तो हम ग्लूकोसाइल का ट्रांसफ़र कर देंगे फिर से, और ये स्ट्रक्चर सेम यही बन जाएगा। इमेजिन अब रेडी है, तो रेडी है, तो अब अगर रेडी है तो इसको गोल्जी के पास भेजना है, और गोल्जी का रिसेप्टर होता है M8, पर हमारे यहाँ कितने हो गए, एक, पहले तो 5 लगे थे, ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 4 लगे तो 9 है, और गोल्जी का रिसेप्टर है 8, तो एक काटना पड़ेगा ना मैनूस, तो हमने एक उड़ा दिया भी यहाँ पे से मैनोसाइडेज से, ठीक है। अब इसको पता चल गया कि भाई मुझे कहाँ जाना है, ये तो गोल्जी का वो है सिग्नल, M8 रिसेप्टर किसका है, गोल्जी का सिग्नल है, तो क्या होगा, वेसिकल बननी शुरू होएगी, वेसिकल बनेगी, ये प्रोटीन है, इसके अंदर आया, ठीक है, SAR1 रिसेप्टर से ये अटैच होएगा। SAR1 शुरू में तो GTP होता है, तो हमारे पास SAR-GAF आता है, वो GTP दे देता है क्योंकि इसका आगे रोल होने वाला होगा, ठीक है। अब ये तो बना वेसिकल, वेसिकल से बनने से पहले और बनेगा जब, तो हमारे कुछ आएंगे कॉट प्रोटीन, Sec23-24 और Sec13-31, पहले ग्रीन वाले आएंगे और फिर ये पर्पल वाले आएंगे, इनको बोलते हैं COP2 प्रोटीन, ठीक है। फिर यहाँ से पिंच ऑफ करना है तो डायनामिन के नाम का प्रोटीन आएगा, और वो ATP को यूटिलाइज करके यहाँ से पिंच ऑफ कर देगा, और हमारा वेसिकल कैसे दिखने वाला है, फिर ऐसा, ठीक है। ये बन गया वेसिकल। क्या क्या है इसके अंदर, प्रोटीन है, रिसेप्टर है GTP में, Sec23-24 और Sec13-31 का COP2 प्रोटीन है। उसके अलावा यहाँ पे ये तो रिसेप्टर हो गया, ये आया हमारा, ये वो होता है रैब नहीं, ये उसका रिसेप्टर है, रिसेप्टर कह रही है, वी स्नेयर, हाँ ये है हमारा वी स्नेयर, जो भी आगे काम आएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है, ये ऐसे लगा, आगे जाके इसमें इसी कहानी में ये ER है देखो, और ये गोल्जी है, अभी तक पहुंचा नहीं है गोल्जी पे, रास्ते में ही हो रहा है। क्या क्या हुआ रास्ते में, एक तो ये रिसेप्टर वाला हुआ काम, और ये वाला काम हुआ, ये वाला, ठीक है, GTP वाला। उसके अलावा क्या काम हुआ, ये वी स्नेयर लग गया, ठीक है, 2 काम हो गए भारी बार। तीसरा काम क्या हो रहा है हमारा, ये रैब इफेक्टर आया गया, ठीक है, ये GTP में होता है, तो ये इसको गैप एक्टिव से GTP दे देता है, मतलब इसका भी आगे यूज़ होना चाहिए। अभी हमारे पास SAR1 के पास GTP आ गया, और एक रैब के पास GTP आ गया, इसके अलावा वी स्नेयर आ गए, ये 3 चीज़ें नवी आ गई। कॉप प्रोटीन तो थे ही। अब जो कॉट प्रोटीन है ना, ये कॉप वाली जो चीज़ें है सेकेंड वाले की, ये रिमूव होएगी, Sec23-21 13-31 निकल गया ना, 23-24 13-31 ये रिमूव हो गए, सिर्फ क्या रह गया, GTP वाला रिसेप्टर, GTP वाला रैब, वी स्नेयर और हमारा प्रोटीन। आगे चल के क्या होएगा, वी स्नेयर का काम क्या है, जब ये टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेंगे, वी का मतलब है वेसिकल वाला स्नेयर, और टी का मतलब है जब गोल्जी पे जाएंगे टारगेट वाले ऑर्गन पे, टी स्नेयर, टी से टारगेट, ठीक है। इस एक वी स्नेयर 3 टी स्नेयर के साथ कंबाइन होगा, ऐसे ही यहाँ पे भी होएगा। प्लस ना ये जो रैब इफेक्टर है ना, गोल्जी के पास क्या होता है, एक रैब इफेक्टर होता है, वो इस रैब GTP को खींचेगा, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टीथरिंग। और जो ये रिसेप्टर है ये यहाँ पे आके इंटरेक्ट करेगा और GTP का हाइड्रोलाइजेशन हो जाएगा। अभी एक ही हाइड्रोलाइजेशन हुआ है, वी स्नेयर बना है और रैब इफेक्टर ने इसको पुल करा है, ठीक है। आगे चल के क्या होएगा, अंदर आ गया हमारा प्रोटीन, हाइड्रोलाइज होने के बाद इसका रिसेप्टर अंदर आ गया, और जो फिर रैब इफेक्टर है ये वाला भी हाइड्रोलाइज कर देगा, और प्रोटीन हमारा अलग हो जाएगा, और रिसेप्टर वापस रिसाइकल होके ये देखो यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ER के पास जाएगा वापस से, ठीक है। अब ये आ गया प्रोटीन, ठीक है। क्या क्या हुआ है, और एक चीज़ और, हाँ ये रह गई, जो हमारा 20 ने 30 ने बना था भाई, अब इसको बना थोड़ी रहेगा, ये हमेशा खुलेगा भी, तो NSF ATPase आता है, जो ATP को यूज़ करके इनको वापस रिमूव कर देता है, ओपन कर देता है VOTs ने, और फिर ये अलग हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ऐसे ये ER को पहचाना था इस प्रोटीन ने, ट्रांसलोगोन 61 से अंदर आया, सिग्नल पेप्टाइडेज हुई, प्रोटीन की फोल्डिंग हुई, फिर ये ग्लाइकोसाइलेशन वाया डोलिकोल, जिसमें पहले नाग, फिर 5 मेनोज, फिर 4 मेनोज, फिर 3 ग्लूकोज, और ये फ्लिपो के अंदर आए, फिर ओलिगोसाइक्राइड ट्रांसफरेज से इसका प्रोटीन के ऊपर N पे ट्रांसफ़र हुआ, रेडी हुआ तो ग्लूकोसाइड से कट हुआ, नहीं हुआ तो ग्लूकोसाइड से ट्रांसफ़र हुआ, और अगर फिर से रेडी हुआ तो ग्लूकोसाइड से फिर से कट होएगा, फिर मैनोसाइड से भी कट होएगा, क्योंकि M8 चाहिए होता है गोल्जी के लिए। M8 आती है वेसिकल में जाएगा, वेसिकल में जाते ही ये SAR-GAF1 रिसेप्टर पे लगेगा, और वो SAR-GAF से GTP को GTP में करेगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, कॉड प्रोटीन लगा लेगा, और डायनामिन से वो हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास अलग से क्या आ गया, एक वी स्नेयर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे अलग से क्या आ गया, एक रैब इफेक्टर आ गया, रैब इफेक्टर के आने के बाद वही गैप एक्टिविटी होगी, और वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सारे कॉड प्रोटीन डिसोसिएट हो गए, फिर डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पे वी स्नेयर टी स्नेयर बना,
GTP हाइड्रोलाइज हुई और VCNA T-स्नेर बना और रैब इफेक्टर ने इसी वाले प्रोटीन की वेसिकल को खींचा, तो इसको तिथरिंग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, NSF ने इस VCNA को खोल दिया, प्रोटीन हमारा अंदर आ गया, रिसेप्टर हमारा वापस से रिसाइकल हो जाएगा और ER के पास चला जाएगा। अब इससे रिसाइकल से एक चीज़ और समझनी है, कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा कार्गो प्रोटीन है, कार्गो मतलब ये जो टारगेट करना है प्रोटीन, वो जब अंदर आता है ना, यहाँ पे कोई और भी प्रोटीन है जिसके सीक्वेंस में KDEL आता है। ठीक है, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसीन, ये आ गया, या फिर के डबल लाइसिन और XX कोई भी और प्रोटीन, ये गलती से ना यहाँ आ जाते हैं, ये ER के रेजिडेंस के प्रोटीन है, और ऐसे ही करते करते ये भी इसके साथ यहाँ आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, गोल्जी के पास इसके लिए क्या है, जब पता है ये ER का प्रोटीन है तो कुछ तो होना चाहिए ना, गलती तो हो सकती है। तो क्या होता है, यहाँ पे ना इस मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं, KDEL का रिसेप्टर, या फिर कह लो XX का रिसेप्टर। ठीक है, जैसे रिसेप्टर रिसाइकल हो रहा है ना, वैसे यहाँ पे अगर गलती से इसके साथ, ये देखो, ये इसके साथ ये प्रोटीन आ गया, तो ये प्रोटीन इस पर लगेगा, इस रिसेप्टर पे, और इसके साथ ऐसे ऐसे रिसाइकल हो जाएगा, यहाँ लगे लगे। ठीक है, जब हम ये जो हमारा ER है, देखो, जब हम इस ER से गोल्जी की तरफ गए ना, उसको बोलते हैं एंटोग्रेड पाथवे, और जब गोल्जी से वापस आते हैं तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड, है ना, रेट्रोग्रेड पाथवे। ठीक है, एक बस ये बताना था, ये देखो, एंटेरोग्रेड, रेट्रोग्रेड, ER से गोल्जी की तरफ, गोल्जी से ER की तरफ। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम कहाँ पहुँचे, सिस गोल्जी में। अब गोल्जी के भी भाई वो देख लो नंबर क्या है, पहली गोल्जी होती है सिस गोल्जी नेटवर्क, जो ER को फेस कर रही होती है, फिर होता है गोल्जी नेटवर्क के बाद सिस्टरनेस, फिर मीडियन वाला। अब बस क्या होएगा, जो सिस है ना, ये चेंज हो जाएगा, ट्रांसिस्टर ने, फिर ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, सिस गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, सिस्टर ने, ट्रांसिस्टर ने, और बीच वाला मीडियन। को ट्रांसलेशन चल रहा है, ये हमने गोल्जी के अंदर पहुँचा दिया और एंडलिंग ग्लाइकोसाइलेशन भी कर दी। अब क्या हो रहा है, अब ये जो प्रोटीन है ना, ये वाला जो प्रोटीन है, इसकी बात देख रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, सिस सिस्टरने की बात कर रहे हैं ना, ओ सॉरी, सिस गोल्जी नेटवर्क की बात कर रहे हैं। जब सिस गोल्जी नेटवर्क में प्रोटीन हमारा आया ना, तो क्या होएगा, अब लगेगा, सबसे पहले ना नाग, UDP से नाग को अटैच कराया, UDP है तो P भी लगा होगा, यहाँ P लगा और P से नाग अटैच हुआ, पर हमें P तो नहीं लगाना था, फॉस्फेट ग्रुप तो नहीं चाहिए था हमें, तो हमने क्या करा, फॉस्फोडाइस्ट्रेज लाए कि ये P रिमूव हो जाए, और फॉस्फोट्रांसफर्स तो UDP को ट्रांसफ़र करने में लगा था, इधर नाग को ट्रांसफ़र करने में। तो अब इसमें क्या है, 6 पे नाग लगा हुआ है, ये जो मेनोज है ना, 8th मेनोज, ये जो 8th वाला मेनोज है, इसके 6th कार्बन पे नाग लगा हुआ है, एनएसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ठीक है, वाया फॉस्फोट्रांसफरेज, ये वाला एंजाइम लगा था। और ये किसके लिए सिग्नल है, M6 वाला, ये कोई प्रोटीन का सिग्नल नहीं है, शुगर वाला सिग्नल है। देखो मेनोज, 8th मेनोज के 6th कार्बन पे नैग लगा हुआ है, ये किसके लिए, ये लाइसोसोम के लिए है, ये सिग्नल है कि भाई लाइसोसोम भेजो। यही पढ़ा था ना हमने कोड ट्रांसलेशन में, ER, वेसिकल, गोल्जी, फिर से वेसिकल। अब वेसिकल कहाँ जा सकती है, ये जा सकती है लाइसोसोम में, वैक्यूल में, एंडोसोम में, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो हम पढ़ रहे हैं अब लाइसोसोम वाला। लाइसोसोम यहाँ पे सिस में आया, और एक ही मॉडिफिकेशन हुई है अभी तक, सिर्फ नाग लगा है, और वो भी 6th पोजीशन पे, और फिर फॉस्फोडाइस्ट्रेस से हटा है, एक मॉडिफिकेशन हो गई गोल्जी में। और फिर ये जो आखिरी वाला ना, सिस गोल्जी नेटवर्क में हुई थी पहली, और आखिरी कहाँ होगी, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में। ठीक है, यहाँ वेसिकल बनेगी, बस और कुछ नहीं हुआ इसमें, वेसिकल बनेगा, यहाँ नाग लगेगा। ठीक है, नाग रह गया मेरे से यहाँ पे, अरे एक मिनट, अगर मैं लगाऊँ ये, यहाँ क्या लगेगा, N-एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, 6th कार्बन पे है। ठीक है, वेसिकल बना, पिंच ऑफ होएगा, वैसे क्लैदरीन आएंगे। अब ये देखो, यहाँ क्लैदरीन आ रहा है, वहाँ क्या आ रहा था, COP1, COP2, ER से गोल्जी की तरफ आते हुए COP2 लग रहे थे, और गोल्जी से रेट्रो वापस होते हुए COP1 लग रहे थे, लेकिन गोल्जी से लाइसोसोम जा रहा है भाई, क्लैदरीन लग रहेंगे, AP1 अडेप्टर प्रोटीन लगेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर पड़ा है, और यहाँ पे भी वही हमारा नैग लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या होंगे, रिमूव होंगे, क्योंकि शायद फ्यूज़न होने वाला होगा,
क्लैद्रीन और अडेप्टर प्रोटीन 1 रिमूव हुए तो ये रहा हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास रिसेप्टर होता है क्या, M6 फॉस्फेट का M6 प्रोटीन का रिसेप्टर होता है। तो ये M6 प्रोटीन ही है, फ्यूज़न हो जाएगा और लाइसोसोम में आ गया ये एंजाइम, लाइसोसोम भी हो गया। या फिर क्या हो सकता था, ये जो हमारा ये है ना प्रोटीन आया, ये तो मैंने ऊपर लाइसोसोम वाला पाथवे दिखा दिया ये, या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा सकता था। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा ना तो वो ये फॉलो नहीं करेगा कि भाई वो ये देखो जूम, कि वो क्या कर ले, इससे नाग अटैच करा लो और यहाँ पे क्लोज कर दे, ये वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आने के लिए, सेम वही स्ट्रक्चर है, 3 मेनोसाइडेज आए। भाई बताओ, हमने इतनी मुश्किल से मेनोसाइडेज लगाए थे ईआर में, गोल्जी में से हम उड़ाए जा रहे हैं, ये उड़ा दिया और ये उड़ा दिया और ये 2 उड़ा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, बस ये किस में करा हमने, ये था हमारा सिस गोल्जी नेटवर्क, तो ये हुआ सिस्टर ने सीसी में करा है हमने 3 मेनोसाइडेज। उसके बाद हम कहाँ चले, मीडियन वाले पे। मीडियन पे क्या होएगा, एम से मीडियन, एम से 2 फिर से मेनोसाइडेज आएंगे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ 2 आए, तो क्या कटेगा, ये 2 भी हट जाएंगे, 2 आ गए ना। उसके बाद उसने बोला है 2 नाग भी आए, 2 नाग लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला है, एक फ्रक्टोज ऐड करा, तो ये वाला जो शुरू से कोर प्रोटीन था ना उसमें फ्रक्टोज ऐड कर दिया। अच्छा देखो, जब ईआर से आए हैं, ईआर का ना इतना कोर प्रोटीन है, बाकी सब निकल गया ना। जब प्रोटीन आया था तो कैसा था प्रोटीन, अगर मैं इसको और छोटा कर दूँ, यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं। जब प्रोटीन आया था ना, ये देखो क्या था इसमें, 9 थे ना, ओ सॉरी 8, गोल्जी के लिए 8 रिसेप्टर होता है, 8 थे ना, ये 8, और अब यहाँ पे कितने रह गए, 3 रह गए। तो ये तो वो कोर प्रोटीन है, इसमें से जितना बच्चा लगे वो कोर है, और जो अब इसके आगे लगेगा चेंज होएगा वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कोर हमारा कितना है, 3 मैनोज तक ही है, 2 नाग और 3 मैनोज तक हमारा कोर प्रोटीन है, ठीक है। फ्रक्टोज कहाँ लगा, यहाँ लग गया। उसके बाद ये जाएगा किसमें, मीडियन का काम हो गया, 2 मेनोसाइडेज था, अब ये जाएगा हमारे ट्रांस के सिस्टर्ने में, टीसी में। टीसी भी कटवाएगा फिर, मतलब अपना दोबारा कुछ कटेगा। तो यहाँ क्या कट रहा है, यहाँ तो लग रही है भाई चीज़ें, ग्लैक्टोज लगेगा और सियालिक एसिड नाना लगेगा, तो ये लग गया हमारा नाक के नीचे ग्लैक्टोज और फिर सियालिक एसिड, और ये पता नहीं कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वैरी करते हैं ये। उसके बाद क्या होगा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में लास्ट वाले में क्या होगा, सल्फेशन होएगा। यही सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ आ गया, बस इसका सल्फाइड ग्रुप लग गया और फिर वेसिकल में जाएगा, ये वेसिकल में जाएगा, वेसिकल बनी, वेसिकल बनने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन पहुँच गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखे, इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ये कोप ट्रांसलेशन पोस्ट, को में क्या था, एमआरएनए से राइबोसोम समेत प्रोटीन बन रहा होगा, तो वो ईआर में जाएगा। ईआर में गया था ना किससे, ट्रांसलोकॉन 61 से, एसआरपी प्रोटीन वो सब पड़ा था। वेसिकल बनाई थी किससे, कोप 2 प्रोटीन से। गोल्जी में गया था कैसे, M8 रिसेप्टर से। वेसिकल बनाई थी किससे, कोप 1 से बनाई थी रेट्रोग्रेड के लिए, और अगर लाइजोसोम में भेज रहा है तो इसने क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था पहले में और आखिरी में, क्या कर रहा था इसने, लाइजोसोम जाने के लिए M6 रिसेप्टर था इसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाने के लिए तो इसमें हर जगह मॉडिफिकेशन हुई थी, बस पहले में नहीं हुई, दूसरे में ही शुरू हो गई थी, सिस्टर्ने में 3 मेनोसाइडेज से आया था। उसके बाद सिस्टर्ने के बाद आया मीडियन में 2 मेनोसाइडेज आया था, और फ्रक्टोज आया था, फ्यूकोज लगी थी जो रिंग, और क्या आया था, 2 नाग आए थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये किसकी बात करी थी, मीडियन की। उसके बाद सिस्टर्ने था, जो ट्रांसिस्टर्ने था, इसके अंदर क्या लगा होगा, चलो वो आगे देख लेंगे, ठीक है, दोबारा ये करना तो है ही, लाइसोसोम वैक्यूल वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले ईआर का फ्लो चार्ट देख लेते हैं भाई फटाफट। कोड ट्रांसलेशन प्रोसेस है, हाँ भाई हमें पता है, प्रोटीन से राइबोसोम लगा हुआ है, एमआरएनए भी है, ये पता है सब कुछ। सिग्नल सीक्वेंस क्या है, एसआरपी, उसके पास कितनी यूनिट है, 9 और 14, राइबोसोम से बाइंड हो रही थी, ठीक है। ईआर के ऊपर एसआरपी रिसेप्टर था, जिससे कौन इंटरेक्ट कर रहा था एसआरपी का, 68 और 72, वो भी किससे, अल्फा और बीटा से। और 61 ट्रांसलोगोन से 54 और 19, यही था ना, 9 14 54 19, और ट्रांसलोग उससे एसआरपी के अल्फा बीटा से 68 और 72। राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन था एसआरपी, एक आरएनए होते हैं, 6 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, और वो 6 प्रोटीन के P9 P14 68 72 54 19।
जीटीपी हाइड्रोलिसिस हुई, ये किसके पास थी, इस वाले के पास थी 6872 के पास। ट्रांसलोकॉन ओपन हुआ, एसआरपी हट गए, लूमेन के अंदर के आ गए प्रोटीन, और अंदर आके सिग्नल पेप्टाइडेज ने उसको काट दिया और प्रोटीन फोल्ड हो गया। और राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर, ये मैं वहाँ बताना भूल गई थी, राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर अंदर से आता है और बाहर आता है। जो राइबोसोम भी अटका हुआ था ना ऊपर ट्रांसलोकॉन के, वो भी हटाया क्योंकि प्रोटीन तो अंदर आ ही गया। और फिर मॉडिफिकेशन हुई। मॉडिफिकेशन में क्या पता होना चाहिए, ईआर के ऊपर डोलिकॉल होता है, ठीक है। एक यूडीपी आएगा, नाग लाया, दूसरा यूडीपी आया, वो भी नाग लाया, और 2 फॉस्फेट ऐसे निकल गए। 5 जीडीपी आया, 5 मैनोज लाया, फ्लिप कर गया डोलिकोल, ट्रांसपोर्टर अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। न्यू डोलिकोल आया, पहले 4 मैनोज लाया यूडीपी से, और फिर 3 मैनोज ग्लूकोज लाया, ठीक है। वहाँ पे मैंने इसको भी यूडीपी बताया है ना भाई, देख लेना इसमें क्या है। पहला यूडीपी, फिर जीडीपी, जीडीपी फिर यूडीपी, 2 5 4 3, 2 5 4 3, ठीक है। 2 5 4 3, यूडीपी, जीडीपी, जीडीपी, यूडीपी, यू मतलब मैं तो हुई और तो सामने वाले की बात कर रहे हो तो 2 बंदे, यू, ठीक है। उसके बाद है हमारे 5, G5, आई डोंट नो, G4 and 5, टेंटिकल ऑर्गेनिज्म लगा लो, 4 and 5, फिर U3, सभी आ गया इसमें, छोड़ो इसका कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, फिर जब सब अंदर आ गया फ्लिप हुआ डोलिकोल, एन ओलिगोसेक्राइड ट्रांसफरेज से एन पे प्रोटीन पे लग गया था, एन पे रेडी है तो 2 ग्लाइकोसाइड लाओ और ग्लूकोसाइड से क्या कर दो, उसको कट कर दो 2 ग्लूकोज को, और उसको स्टेबल करने के लिए चैपरोन लगा दो, कार्लेक्सिन और काल रेटिकुलिन। उसके बाद अगर रेडी नहीं है तो ग्लूकोसाइड ट्रांसफर वापस कर दो, और अगर फिर रेडी हो गया ना तो मैनोसाइड से भी काट दो, 1 मैनोज काट दो, 9 लगाए थे ना मैनोज, 5 आए थे मैनोज और फिर 4 9 आए थे ना, तो 1 काट दो, एम8 हो गया। और एम8 रिसेप्टर किसका है, गोल्जी में जाने का। और अगर इनके ये जो रेडी हुआ और अगर ये नहीं हुआ था तो ग्लूकोसाइड लगाया, थोड़ी देर बाद देखने के बाद फिर रेडी नहीं हुआ तो इसको क्या कर देंगे, यूबिक्विटिनेशन कर देंगे जब ये रेडी नहीं हो रहा। गोल्जी में आया, किससे आया होगा, एम8 रिसेप्टर से आया होगा, ठीक है। ईआर ईआर से गोल्जी के पास जाना है, गोल्जी का एम8 रिसेप्टर तो है, पर ईआर से कैसे निकलेगा, सार गैप होएगा, वो सार 1 को जीटीपी दे देगा, फिर उसके ऊपर कॉप 2 के प्रोटीन लगेंगे, 23 24 13 31, ठीक है। पूरी सर्कल बना ली। उसके बाद डायनामीन एटीपी से लेकर एटीपी यूटिलाइज करके पिंच ऑफ करेगा, वेसिकल ब्रेक हुई, वी स्नेयर बने, फिर वी स्नेयर बनेगा तो रैब इफेक्टर, रैब भी आया था ना, वेसिकल ब्रेक हो गई उधर से ईआर से, बीच में पड़ी है ना गोल्जी में ना ईआर में, बीच में साइटोप्लाज्म में वेसिकल, तो जो रैब वहाँ पे रैब प्रोटीन पे आएगा, फिर रैब गैफ आके जीटीपी लगा देगा, जीटीपी हटा के, फिर एक प्रोटीन काइनेज आएंगे, सारे के सारे कॉप प्रोटीन रिमूव हो जाएंगे, याद रखना प्रोटीन काइनेज, सारे के सारे कॉप प्रोटीन हट गए। एक चीज़ और याद रखनी है, जो ये रैब जीडीपी है ना, इस पर जीडीआई इनहिबिटर लगा होता है, तो जब जीटीपी आता है ना तो ये इनहिबिटर हट जाता है, एक ये पता होना चाहिए। फिर गोल्जी में आए, गोल्जी में आने के बाद क्या हो रहा है, गोल्जी में आने के बाद क्या होता है, जो सार 1 वाला रिसेप्टर है, वो सार 1 जो हमारे उसमें था वेसिकल के अंदर, वो इंटरेक्ट करते हैं, जीडीपी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। राब इफेक्टर उसको पुल करते हैं, जिसको तिथरिंग कहते हैं। वी स्नेयर 3 टी स्नेयर के साथ वो बनाते हैं बॉन्ड, फ्यूजन हो जाता है, प्रोटीन अंदर आ गया। राब जीटीपी जो थी हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और एनएसएफ एटीपीएज यूज़ करके ओपन कर देगा स्नेयर को, और जो रिसेप्टर है वो वापस कॉप 1 के थ्रू चला जाएगा रेट्रोग्रेड पाथवे से। अगर कोई ईआर का KDEL इस गोल्जी के अंदर आ जाए, इस लाइन के अंदर आ जाए, तो ये यहाँ पे KDL का रिसेप्टर होता है, KDL प्रोटीन तो यहाँ होता है, इसका रेजिडेंस होता है ईआर का, ठीक है। ईआर के अंदर तो होता है KDEL, ठीक है। अगर वो गलती से गोल्जी में आ जाए तो गोल्जी के पास रिसेप्टर है उसका, वो वापस उसको यहाँ ले जाती है और रिसेप्टर रिसाइकल होकर गोल्जी में आ जाता है। गोल्जी में मॉडिफिकेशन करें तो किसके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेकंड से शुरू हो रही थी, गोल्जी नेटवर्क में तो कुछ नहीं था, सिस चढ़ने में 3 मैनोसाइडेज आए और काट दिया उसको, और फिर मीडियन वाले में 2 आएंगे, ठीक है, 2 मैनोसाइडेज आएंगे और नाग लग जाएंगे 2 ही, ठीक है, और फ्रक्टोज लगेगा। उसके बाद ट्रांस चढ़ने में क्या आएंगे, ग्लैक्टोज आएंगे और नाना आएगा सियालिक एसिड, और फिर ट्रांस वाले में गोल्जी नेटवर्क में सल्फेशन हो जाएगी टायरोसिन पे, और ये चली जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। और अगर लाइजोसोम में भेजना था तो लाइजोसोम के लिए क्या पता होना चाहिए था, M6 बनाना है उसका, तो 2 नाग और 8 मैनोज वाला स्ट्रक्चर तो हमारे पास था, जो कोर था, उसमें हमने क्या करा, 8 वाले के ऊपर क्या करा है, 6 पोजीशन पे नाग लगाया। जब नाग लगा रहे थे यूडीपी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोट्रांसफरेज, तो इसने पी भी ट्रांसफर कर दिया, पर ये पी नहीं चाहिए तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस से हम क्या करेंगे, इस नाग को रिमूव करेंगे। ओह मैंने क्या बोल दिया था लास्ट में, आई गेस मैंने, हाँ वहाँ पे ना मैंने पी को रिमूव कर दिया ये बोल दिया, और नैग रखा हुआ था, बल्कि नैग रिमूव होएगा, पी कराना था। MP6 है सिग्नल, मतलब M6 पे पी,
मैनोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट चाहिए था, मैंने पी को ही रिमूव कर दिया उधर, ठीक है कि ये करेक्शन कर लेना। और उसके बाद लास्ट में यहाँ जाएगा, यहाँ पे अडेप्टर्स आएंगे, ये एक अलग चीज़ है अडेप्टर एंड क्लैथरीन, हो जाता है यार, ये वाला सही कर लेना, ठीक है। और ये रिमूव हो जाएंगे, फ्यूज़न हो जाएगा हमारा किसके साथ, लाइसोसोम के साथ। और ये कैसे है, रिसेप्टर किससे आएगा वापस, सेंट्रोमर पाथवे से, ठीक है। हमारा क्या हो गया, हमारा को ट्रांसलेशन लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। एल्निन ग्लाइकोसिलेशन पढ़ ली, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गोल्जी की मॉडिफिकेशन, और लाइसोसोम के अंदर जाने के लिए सिर्फ उसके 6 पे फॉस्फेट लगाना है ये। उसके बाद है पोस्ट ट्रांसलेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ कहाँ जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में, या क्लोरोप्लास्ट में कहाँ जा सकता है, ईआर में, या न्यूक्लियस में कहाँ जा सकता है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं ईआर में। प्रोटीन है, चेपरोन से बंधा हुआ है ताकि वो ख़राब ना हो, यहाँ चेपरोन लगे हो, इधर इसका सिग्नल है। ये जो सिग्नल है ना वो ईआर के लिए है। तो ईआर की जो मेम्ब्रेन होगी ना उसके ऊपर कोई ट्रांसलोकॉन लगा होगा, लास्ट वाले में 61 था, यहाँ तो लगा होगा 1, ठीक है। इसके अंदर एक और ट्रांसलोकॉन होगा 63, एक और ट्रांसलोकॉन लगा होगा। देखो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, ये ईआर की मेम्ब्रेन है, रिकॉग्नाइज करा इसने, जैसे वहाँ पे एसआरपी ने रिकॉग्नाइज करा 1 ने, और अंदर जाएगा और पुल करेगा कौन, 63 से ये पुल हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। अंदर जब आएगा 63 एक तो पुल करने में हेल्प करता है, और बिप प्रोटीन है ना उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। मतलब वो क्या करता है, जो बिप प्रोटीन है ना, बाइंड प्रोटीन, ये मिस फोल्डिंग मतलब चैपरोन है एक तरीके का, ये लग जाते हैं जब अंदर लूमन में आएगा ना प्रोटीन, उसके आगे आगे लग जाएंगे ये, ताकि अंदर आके होए ना ख़राब। उसके बाद सिग्नल पेप्टाइडेज आएगा, और ये जो बिप पे वापस रिसाइकल हो जाएगा। उसके बाद ईआर में पहुंच गए, ईआर में एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन होगी जो भी हमने पढ़ी थी। फिर वो ईआर से गोल्जी में जाएगा, गोल्जी में कैसे जाएगा, M8 से, ठीक है ना, 8 रिसेप्टर से ट्रांस गोल्जी में जाएगा। ट्रांस गोल्जी कौन सी थी, ट्रांस गोल्जी हमारा लास्ट वाला सिस गोल्जी नेटवर्क। देन आया था सिस्टर्ने, फिर आया था मीडियन, फिर आया था ट्रांस सिस्टर्ने, फिर आया था ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। लास्ट वाली की बात कर रहा है ये, इसमें इसने क्या करा है, एन ग्लैक्टोजामाइन ट्रांसफरेज एंजाइम से एन ग्लैक्टोजामाइन इसमें नागवई ऐड करा दिया, ठीक है। किस पे, सीरीन पे और थ्रीनीन पे। ओ लिंक का मतलब होता है जो ये हमारे 2 अमाइनो एसिड है, 2 नहीं और भी है, सीरीन और थ्रीनीन को लेकिन बोलते हैं कि OH वाले अमाइनो एसिड है वो, तो उसके ओ लिंक पे ओ से लिंक कराएंगे ग्लाइकोसाइलेशन का, इसलिए इसको ओ लिंक बोलते हैं। तो सबसे पहले नाग लगाया, वो जो हमारे पास एन लिंक्ड होके आया था ना उसी में नैग लगाया, एक मिनट, ये प्रोटीन है हमारा, इसके एन पे ऑलरेडी ग्लाइकोसाइलेशन है। अब सीरीन होगा कहीं इसके ओ पे, इसी प्रोटीन इसी वाले में के अंदर होएगी, सीरीन है, सीरीन पे ओ लिंक्ड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले नैग आएगा, उसमें भी पहले नैग ही आया था ना जब मैनोज का करने लगे थे हम, सॉरी हाँ वही मैनोज का ईआर वाला करने लगे थे, उसमें भी सबसे पहले नैग आया था, यहाँ भी नैग आएगा। इससे आया था ग्लैक्टोजामाइन एंड एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन ट्रांसफरेज से सीरीन या थ्रीनीन पे। फिर क्या आए, फिर लगे मैनोज, ठीक है। उसके बाद फिर ग्लैक्टोज, फिर सियालिक एसिड, और ये कुछ भी वेरी कर सकता है। तो 2 नाग और 2 मैनोज तो लगे हुए थे, और सीरीन थ्रीनीन पे OH पे गैर लग गया, अब ये हो रखी है फाइनल पोजीशन। उसके बाद UDP आएगा और ग्लैक्टोज लगेगा, ग्लैक्टोज लगने के बाद सियालिक एसिड लगेगा। उसके बाद आ जाएगी कहानी हमारी न्यूक्लियस में। अगर हम पोस्ट ट्रांसलेशन देखें तो पोस्ट ट्रांसलेशन में हमने क्या कर लिया अभी अभी, ER से गोल्जी वाला, ठीक है। ER इसमें भी था, इधर कैसा था 61 था, इधर क्या 63 और 1। अब हम न्यूक्लियस का देखो, ये हमारा पूरा ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कहानी शुरू हो रही है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट की। इम्पॉर्टेंट कैसे हो रहा है, जहाँ जहाँ मार्क करो बस वहीं वहीं देखते चलना है। हमारे पास कोई प्रोटीन था, प्रोटीन को अंदर जाना है इस न्यूक्लियोपोर से, ठीक है। अंदर जाने के लिए इसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, ठीक है। एक प्रोटीन आएगा इम्पॉर्टेंट जिसको इम्पोर्ट करेगा अंदर की तरफ, ये इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, और अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद ये जो जुड़े हुए हैं इनको अलग होना है, तो रैन GTP आके इनसे बाइंड होएगा। रैन GTP क्या करेगा, इस प्रोटीन को अलग कर देगा और इम्पॉर्टेंट को ले जाएगा बाहर, वापस बाहर लेकर गया। बाहर इसका इंतज़ार कौन कर रहा है, अब ये GTP फॉर्म में है, GTP फॉर्म में और बाइंडेड है। रैन गैप आएगा और इस GTP को GDP में कर देगा, और ये बाइंड नहीं रहेगा, आई अलग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो बाहर ही का ही प्रोटीन था,
बाहर ही आ जाएगा। पर ये है ना, क्या नाम है, रैन जीडीपी आ गया अब जो मॉडिफाई होके, ये तो अंदर का प्रोटीन था ना, तो NTF2 आएगा, ये इसको जीडीपी को क्या करेगा, बाइंड होके इसको अंदर लेकर आएगा वापस, ये न्यूक्लियस के अंदर ले आया। यहाँ आई कहानी। उसके बाद क्या होएगा, अब ये बाइंडेड फॉर्म में है सारे, रैन जीडीपी NTF2 जो उसको भी लेकर आया अंदर। अब नीचे अंदर क्या मिलता है, गैफ। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्या मिला था, रैन जीटीपी, रैन जीटीपी मिल गया बाहर, रैन जीडीपी मिल गया, मतलब गैप मिल गया, और यहाँ पे रैन जीटीपी मिल गया, और यहाँ क्या मिलेगा अब, रैन गैफ। ठीक है, रैन गैफ क्या कर रहा है, ये जो रैन गैफ है, ये रैन गैफ क्या करेगा, इस जीटीपी को जीडीपी में कर देगा। ठीक है, रैन जीटीपी अलग हो जाएगा, NTF2 अलग हो जाएगा, और वापस वो रिसाइकल हो जाएगा बाहर NTF2 जाते हुए। और ये जो जीटीपी है ना, अब अगला केस लेके चलते हैं इम्पोर्टेंट का। इम्पोर्टेंट में क्या हो रहा है, अंदर पड़ा है कोई प्रोटीन, ठीक है, और उसको बाहर जाना है, तो एक्सपोर्ट होना है, उससे एक्सपोर्टिन लगेगा। एक्सपोर्टिन अंदर के प्रोटीन होते हैं, इंपॉर्टेंट बाहर का है, बाहर से लेके आएगा, एक्सपोर्टिन अंदर से बाहर लेके जाएगा। तो ये 3 का कॉम्प्लेक्स बन गया, ट्राइमर कॉम्प्लेक्स। ये बाहर जाएगा, ठीक है, रैन जीटीपी लगा है इसके साथ, ये बाहर आया, बाहर को गैप मिल गया, फिर से गैप ने इसको हाइड्रोलाइज करा, तो ये सब अलग अलग हो गया। अलग अलग क्या होएगा, जो प्रोटीन बाहर लेके जाना था वो तो बाहर हो गया, रैन जीटीपी एक्सपोर्टिन आपस में लगे रहे, तो NTF2 आएगा, इसके साथ लगेगा और इसको अंदर लाएगा, अंदर जाके इसको फिर गैफ मिलेगा, और गैफ क्या करेगा, इसको जीटीपी कर देगा, और NTF2 वापस रिसाइकल हो जाएगा, रैन जीटीपी अंदर आ जाएगा, ये जीटीपी एक्सपोर्टिन अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्विक रिव्यू है, ये है इम्पोर्ट करना, ये एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट में क्या था, प्रोटीन था, उसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल था, जिसके साथ इंपॉर्टेंट अटैच हुआ, अंदर आए वो, अंदर आके उनको रैन जीटीपी मिला जो उनको बाहर ले गया, और जो प्रोटीन है वो अंदर रह गया, सिर्फ किसको लेके गया, वो इंपॉर्टेंट को, बाहर का रास्ता दिखाना था ना उसको, आउटसाइड ले गया, बाहर लेके गया, बाहर उसको गैप मिला, गैप का क्या एक्टिविटी होती है, हाइड्रोलाइज कर दी, जीडीपी बना दिया, जीटीपी का रैन जीटीपी का रैन जीडीपी बना दिया। इंपॉर्टेंट रिलीज हो गया, उसको तो बाहर ही रहना था क्योंकि वो बाहर से ही पकड़ा था हमने, और जो रैन जीटीपी वो तो अंदर आया था ना, इनसाइड आने के बाद मिला था, तो रैन जीटीपी को NTF2 अंदर लेके आएगा, NTF2 अंदर लेके आएगा, और अंदर आके उसको क्या मिलेगी, गैफ एक्टिविटी, और वो फिर से जीटीपी हो जाएगा। अब बाहर की बात करते हैं, बाहर ले जाना है तो बाहर ले जाने के लिए प्रोटीन के पास क्या होगा, न्यूक्लियर एक्सपोर्टिंग सिग्नल होगा। ठीक है, ये जो सिग्नल है इसके बाद साथ रैन जीटीपी मिलेगा, और अंदर से एक्सपोर्टिन लगेगा, और ये बाहर आ जाएंगे, एक्सपोर्ट इसको बाहर कर देगा, एक्सपोर्टिन बाहर, इसको गैप मिलेगा, तो ये जीटीपी वापस से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और प्रोटीन बाहर रिलीज हो गया, एक्सपोर्टिन बचा और रैन जीटीपी बना। फिर NTF2 इनको अंदर लेके आएगा, दोनों को, वहाँ एक को लेके आ रहा था सिर्फ, वहाँ पे लेके आया था रैन जीटीपी को, यहाँ पे एक्सपोर्टिन भी अंदर का है, तो इसको अंदर लेके आना पड़ेगा, अंदर लाया तो गैफ एक्टिविटी। फ़र्क है यहाँ पे, तीन कॉम्प्लेक्स है, रैन जीटीपी एक्सपोर्टिन NTF2 दोनों को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे NTF2 सिर्फ रैन जीटीपी को ला रहा था, क्योंकि जब वो बाहर गया था ना, ओ सॉरी, जब वो अंदर आया था वो इंपॉर्टेंट को अंदर लेके आया था, और जब ये बाहर जा रहा था तो ये एक्सपोर्टिंग को बाहर लेके गया था। अगला है हमारा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम देख लेते हैं। पेरोक्सिसोम क्या है, ये भी पोस्ट ट्रांसलेशन है। पोस्ट ट्रांसलेशन में क्या, पेरोक्सिसोम क्या होता है, उसके अंदर ना बीटा ऑक्सीडेशन होती है, लॉन्ग फैटी एसिड एसिटाइल कोए में 2 कार्बन में कंपाउंड में टूट जाते हैं। ये कहाँ कहाँ चलती है, लीवर में, किडनी में, ठीक है, और कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी बीटा ऑक्सीडेशन बता रहे हैं। प्लांट में क्या होता है, ये पेरोक्सिसोम की जगह ग्लाइकोसोम, और वहाँ पे ही चलता है ये। अच्छा, पेरोक्सिसोम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, ठीक है, डिटॉक्सीफाई करते हैं। डिटॉक्सीफाई कैसे करेंगे, इसमें जो फ्री रेडिकल होते हैं, या H2O2 होते हैं ना, इसको वो वाटर में और उसमें कन्वर्ट कर देते हैं स्टेबल प्रोडक्ट में, हार्मफुल नहीं रहता, तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर DNA से प्रोक्सिमल पेरोक्सिसोम प्रोटीन बना, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में आया। उसके बाद पहले तो पेरोक्सिसोम प्रोटीन देख लेते हैं, इसको बाद में करते हैं। DNA से कोई वो बन रहा है प्रोटीन, उसको कहाँ टारगेट होता है, होना है पेरोक्सिसोम में होना है। तो पर वो जो प्रोटीन बना होगा ना, उसके पास जो सिग्नल होगा वो उसको बोलेंगे PTS, पेरोक्सिसोम टारगेट सिग्नल या सीक्वेंस। ये 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो पहले वाले होते हैं ना भाई, उसका C टर्मिनल पे होता है SKL, ठीक है, SKL, पेरोक्सिसोम प्रिया प्रिया मतलब प्यारी प्यारी, पेरोक्सिसोम प्रिया प्यारी, इसकी शक्ल अच्छी है, SKL होता है, ठीक है, C टर्मिनल पे, क्योंकि फेस में C आता है ना, FACE, तो C टर्मिनल पे शक्ल अच्छी है इसकी। उसके बाद PTS2 में क्या आएगा, 9 अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, या तो आर्जिनिन होएगा, या लाइसिन होएगा, या फिर ल्यूसिन, वेलिन, आइसोलिसिन होएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड से 7 X कुछ भी हो सकता है। 8th वाला H होएगा या Q होएगा। 9 वाला L होगा या A होगा। इसको कैसे याद रखें, वो बोल रहे हैं रुख लवी
एक्स को हक मत दे लोटा, रुक मतलब आर के, आर्जिनिन, और के से क्या है लाइसिन, और उसके बाद लवी, ल्यूसिन, वेलिन, आइसोलिसिन। लवी रुक जा, एक्स के पास मत जा, एक्स कोई भी अमीनो एसिड 3 से 7 तक, ठीक है, उसको हक मत दे। एच से हिस्टिडीन और क्यू से ग्लूटामाइन, और उसके बाद 9 लोटा, ल्यूसिन और एनालिन, ठीक है। ये 2 टाइप के सिग्नल है, ये 2 टाइप के सिग्नल। अगर पेरोक्सिसोम प्रोटीन से कोई भी चीज़ बाहर जा रही है ना, तो कैसे कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में चली जाएगी और डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएंगे। अब हम पहले सिग्नल को देखते हैं। PTS1 वाला सिग्नल है, इमेजिन लूमेन के अंदर अंदर जाने के लिए दोनों, PTS1 का भी और PTS2 का भी लूमेन में, ठीक है। जो 5 होएगा ना साइटोप्लाज्म में घूम रहा होगा, जैसे ये देखो पेरोक्सिसोम है, ये पेरोक्सिसोम का प्रोटीन है साइटोप्लाज्म में, यहाँ इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटे हुए, इसको पेरोक्सिसोम में आना है, यहाँ पे घूम रहा होगा 5 PEX5, ये इसको उठा के लाएगा, भाई तुझे ना 14 पे जाना है, PEX5 की एफिनिटी होती है 14 के लिए, 5 वाला 14 पैक, भाई तू 14 पे जा ताकि ये पेरोक्सिसोम में आ सके। 14 पे आया वो, 14 पे आने के बाद रिसेप्टर एफ पेरोक्सिसोम का 14 आया, ये PEX4 ना उसी के ऊपर 5 वाले के ऊपर यूबिक्विटिनाइन ऐड कर देगी। अभी क्यों करेगी वो पता चलेगा। यूबिक्विटिन ऐड कर दिया, यूबिक्विटिनेशन नहीं कर रहा है, यूबिक्विटिन ऐड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ATP का हाइड्रोलाइज कराएगा ये PEC4। उसके बाद क्या होगा, ATP की हाइड्रोलाइजेशन से एक ट्रांसलोकॉन खुलेगा 21210 का, ट्रांसलोकॉन खुला, प्रोटीन आया अंदर, ठीक है। अब जो PEC6 क्या करेगा, जो बाहर क्या पड़ा था PEX5 जो लेकर आया था वो पड़ा हुआ था और यूबिक्विटिन लगा हुआ था उसके ऊपर, इन दोनों को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। क्या मतलब है, ये पेरोक्सिसोम है, इसका प्रोटीन था, पेरोक्सिसोम 5 में देखा हुआ है, भाई तू तो 14 का प्रोटीन है, वहाँ चल यहाँ क्या कर रहा है, वो उसको 14 के पास लाया, ठीक है। 14 के पास लाके उसकी रिकॉग्निशन हुई, हाँ भाई ये तो यहीं का है, तो इस 5 के ऊपर ना यहाँ पे कोई 4 होगा, PEC4, वो इसको 5 के ऊपर क्या कर देगा, यूबिक्विटिन ऐड कर देगा। यूबिक्विटिन ऐड होने के बाद क्या हो रहा है, यूबिक्विटिन ऐड हुआ, ATP हाइड्रोलाइसिस और एक ट्रांसलोकॉन है 212 और 10 का, ये खुल गया और ये जो प्रोटीन है ये इसके अंदर आ गया, ये अंदर आया। अब वो PEX5 को तो चाहेगा ना हट जाए ये, और ये यूबिक्विटिनेशन भी हट जाए, तो क्या होएगा, PEX6 और 1 इसको रिलीज़ करा देंगे, ठीक है। तो क्या क्या हुआ है, PEX5 ने पहचाना साइटोप्लाज्म में पड़ा था, 14 पे आके इसको रिसेप्टर पे लगाया, यूबिक्विटिन ऐड करा 4 ने, 2 और 10 ने ट्रांसलोकॉन ओपन करा ATP हाइड्रोलिसिस के बाद, 6 और 1 ने इस 5 को और ये यूबिक्विटिन जो ऐड हुआ है इसको क्या कर दिया, भेज दिया, और ये ल्यूमेन में आ गया प्रोटीन, ठीक है। 11 से वो फिजन कर सकता है। PEX11 क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन है जो भाई उसकी फिजन कराएगा, बार बार डिवाइड कराएगा, जितने ज़्यादा पेरोक्सिसोम उतना ज़्यादा हार्म कम होएगा। अब अगर हमारा सिग्नल 9 वो वाला है, रुक मत, एक्स को हक मत दे लोटा, वो वाला सिग्नल है, तो क्या होएगा, PEX5 की जगह क्या होएगा, PEX5 की जगह PEX7 पे जानेगा, बाकी सारा सेम चलेगा। ये तो थे लूमन के अंदर आने के लिए। अगर पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन पे डालना है कोई प्रोटीन, उसके अंदर लेटरल डिफ्यूजन कराना है, फिर क्या होएगा, पहचानेगा उस प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में 19 पकड़ के लाएगा, 19 यहाँ 5 ला रहा था, यहाँ 7 ला रहा है, ठीक है। उसका रिसेप्टर होएगा, यहाँ 14 था, यहाँ पे 3 है, उसका ट्रांसलोकॉन यहाँ पे 2 10 12 था, यहाँ पे 16 ट्रांसलोकॉन है, और लेटरल डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, अगर किसी का PEX2 10 12 मतलब म्यूटेट हो जाए, जिससे अंदर आता है प्रोटीन, तो H2O2 बहुत सारे बनेंगे, फ्री रेडिकल बनाते रहेंगे, तो ऐसे बंदे को क्या होता है, जेलीवेगर सिंड्रोम हो जाता है। अगला है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या पता होना चाहिए हमें, भाई रिवीजन है, फटाफट कर लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक आउटर है, उसके बाद है हमारी यहाँ से यहाँ तक इनर है, उसके बाद है हमारा स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के बाद है हमारा थाइलाक्लोइड, थाइलाक्लोइड तो सारे ही है, खैर ठीक है। क्या चल रहा है, प्रोटीन आया, HSP लगे हुए उस पर, और सिग्नल सीक्वेंस है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट सिग्नल सीक्वेंस CSS, ठीक है। 30 से 100 अमीनो एसिड का होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो भी आगे पढ़ेंगे ना। अब इसमें एक बात है कि भाई क्लोरोप्लास्ट के पास तो जीनोम होता है अपना, वो बना सकता है अपने प्रोटीन, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वो थोड़े ही बना सकता है, उसको कितने चाहिए होते हैं 3000, और ये किससे मिलता है, न्यूक्लियर के DNA से, न्यूक्लियर जीनोम से बनाता है वो ये वाले प्रोटीन। प्रोटीन आया, उसके ऊपर HSP लगे हुए, उसके बाद सिग्नल है इतना 30 to 100 अमीनो एसिड का, तो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे यहाँ पे ट्रांसलोकॉन लगा होएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलोकॉन लगा हुआ है, इस ट्रांसलोकॉन में क्या है, ATP से वो होएगी, ATP से HSP रिमूव होएंगे, और फिर टोक से वो अंदर आएगा। टोक क्या होता है, टोक होता है ट्रांसलोकॉन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ATP हुआ, और फिर होएगा GTP। GTP किस लिए है हमारा,
जीटीपी किस लिए चाहिए? जीटीपी का हाइड्रोलाइजेशन और पुल करने के लिए, ठीक है। एटीपी से एचएसपी हटे और जीटीपी से पुल हुआ, अंदर आ गया वो। अंदर आने के बाद इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन में आया वो, टिक आ गया, टिक मिल गया, ट्रांसलोकॉन ऑफ इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। HSP 93 ने इसको भी पुल करा, ठीक है। ऐसे फिर अंदर आ गया वो, पुल होती स्ट्रोमा में पहुंचा, स्ट्रोमा में पहुंचने के बाद SPP ने उसको कट कर दिया। सिग्नल पेप्टाइडेज है, स्ट्रोमा प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज, ठीक है। इसने इसको कट करा। प्रोटीन कहाँ आ गया? TSS का जो सिग्नल था, जैसे प्रोटीन था कोई पूरा, इस प्रोटीन के यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था अंदर आने का सिग्नल, किसके? क्लोरोप्लास्ट के, स्ट्रोमा तक। स्ट्रोमा वाला सिग्नल काटा उसने, जैसे काटा ना तो थाइलाकॉइड का सिग्नल वो होगा एक्सप्रेस। तो अभी कहाँ की पार्ट वो करेगा टारगेटिंग, इसमें थाइलाकॉइड में जाने की। थाइलाकॉइड में कैसे जाएगा? थाइलाकॉइड के पाथवे होते हैं, TSS वाला सिग्नल सीक्वेंस एक्सपोज हुआ तो थाइलाकॉइड के अंदर जाएगा। थाइलाकॉइड के अंदर जाएगा तो टैट पाथवे शुरू करेगा। टैट क्या होता है? ट्विन आर्जिनिन ट्रांसलोकॉन। और इसके अंदर आएगा तो फिर TPP इसको कट कर देगा और वो अंदर ही रहेगा। उसके बाद है सेक ए। सेक ए में क्या होता है? सेक ए इसको अंदर खींचता है, लोकोन की तरह होता है, ट्रांसलोकोन की तरह, और वो ल्यूमेन में रहता है। लेटरल वाले में क्या होता है? हाइड्रोफोबिक अगर पैच आ गया तो वो लेटरली ट्रांसफर हो जाएगा। SRP क्या होता है? SRP में होता है को ट्रांसलेशन, जो क्लोरोप्लास्ट खुद के वो बना रहा है ना प्रोटीन अपने जीनोम से, को ट्रांसलेशनली जो बना रहा है वो होता है उसमें। और को ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा था ना, सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन आते हैं। तो CP का मतलब है क्लोरोप्लास्ट के सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन आएंगे, और वो ALB3, ये ट्रांसलोकोन है, ये हमारा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अंदर से ही कोई वो है, मतलब स्ट्रोमा कहीं पे भी ट्रांसलोकोन में बन रहे हैं, इसके जीनोम में बन रहे हैं, और इस ट्रांसलोकोन का नाम है ALB3, इसके थ्रू अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और लेटरल डिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये था इसमें। उसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को डायग्राम पे करते हैं। सबसे पहले है ना माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे पहुँचाएंगे हम। ये प्रोटीन है, इस पे HSP लगे हुए, इस पे पॉजिटिव अमीनो एसिड का क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंस आउटर वाली मेम्ब्रेन के लिए। टॉप 220 और 22 से इसने क्या करा? रिकॉग्निशन करा। HSP रिमूव हुए और रिकॉग्नाइज हुआ। HSP हटे, टॉप 40 से अंदर आया। अंदर आके इसको 8 10 टिम के 8 9 10 और 8 13 ऐसे कुछ मिल गए इसको, ये मिले इसको। और यहाँ पे था एक सैम, एक और का वो था आउटर लीफलेट में एक और ओपनिंग थी जिसे ट्रांसलोकॉन था। सैम, सैम का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग एंड असेंबलिंग मशीनरी। इस सैम में क्या हुआ? हमारा प्रोटीन क्या आया? 22 से रिकॉग्नाइज हुआ, 40 से अंदर आया, फिर टिम 9 और 10 और 8 और 13 ने उसको स्टेबलाइज करा एज एन HSP। फिर उसको कहाँ भेज दिया? सैम के पास, ठीक है। सैम ने उसको लेटरल डिफ्यूजन कर दिया, तो आउटर के अंदर पहुँच गया। पहला तो पाथवे ये है, ठीक है। और ऐसा किस केस में होता है? जो देखने वाली चीज़ है ना इंपॉर्टेंट, वो ये है, सैम वाला पाथवे पोरीन में चलता है। बीटा जो ऐसे प्रोटीन होते हैं ना जिसमें अमाइनो एसिड्स होंगे, बीटा बैरल वाले पोरीन बनाएंगे, वो वाला पाथवे सैम पाथवे फॉलो करते हैं, वो वाले प्रोटीन लेटरल डिफ्यूजन होना होता है। जैसे बीटा के लिए सैब है। उसके बाद अगर अल्फा हो हमारा प्रोटीन तो क्या होएगा? उसमें आ जाएगा मिम। मिम वन डायरेक्ट मिम में जाएगा, कोई टॉप टूप पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट मिम में लेटरल डिफ्यूजन, ठीक है। अल्फा प्रोटीन के लिए ये आउटर हो गया। अब करते हैं इंटर मेम्ब्रेन। आउटर के बाद इंटर में आएगा ना, ऊपर क्या पड़ा? सैम और मिम, मिम वन सेम वही प्रोटीन है, इससे रिकॉग्नाइज हुआ, अंदर आया, ठीक है। अब इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आना है। पहला क्या पढ़ रहे हैं हम? टिम 23 और 17 वाला। इसमें क्या होएगा? ये इनर मेम्ब्रेन पे टिम 23 प्रेजेंट है, इसके अंदर आ गया, आउटर वाले से इनर में आ गया यहाँ पे प्रोटीन। फिर सिग्नल पेप्टाइडेज आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज आए, इसको कट करा। अब खास बात क्या है? और लेटरल डिफ्यूजन हो गया। खास बात क्या भाई? एंडोपेप्टाइडेज आया, इसने इसको C टर्मिनल से कट करा, और इस C टर्मिनल वाला प्रोटीन हमारा कहाँ है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में है। इसको बोल रहे हैं कि ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ गया एंडोपेप्टाइडेज की वजह से। ये होता है साइटोक्रोम B2 में। और कैसे आ सकता है? ये तो आ गया एंडोपेप्टाइडेज के थ्रू। और क्या हो सकता है? वो इस इनर में ना जाके डायरेक्ट MIA4 से इंटरेक्ट कर ले। MIA4 के पास क्या होता है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, सल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसके पास। तो हमारे प्रोटीन के पास जो SH होता है रिड्यूसिंग फॉर्म में होता है, तो ये ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में ऐसे फिर पड़ा रहता है, रिएक्टिव नहीं रहता ना। MIA4 का किस में आता है? साइटोक्रोम C हेमोलाइसिस में। ऊपर क्या आ रहा था? साइटोक्रोम B2, ठीक है। पहला इंटर मेम्ब्रेनस का B2, दूसरा, और ये किस में था? ये था टिम की हेल्प से लिया था, एंडोपेप्टाइडेज, सॉरी। हाँ, टिम के आने के बाद एंडोपेप्टाइडेज। इसको कैसे याद रखते हैं? टिम वाला टिम वाला नहीं,
एंडोपेप्टाइडिस जहाँ कर है वहाँ पे CB2 है, और ये इंटरमेम्ब्रेनस की बात हो रही है। मिया 4 कर है जहाँ पे, वहाँ क्या है, C हेमोलाइज, CC है वहाँ पे, CB और CC। उसके अलावा क्या पता होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था, ये तो हो गई इंटर की बात। और आउटर वाले में क्या था, सैम था, और उसके अलावा क्या था, टीम 9, 10, 8, 13। एक तो सैम वाला था आउटर में, डायरेक्ट मिम 1। उसके बाद आते हैं हम इनर में, इनर आते हैं, अब इनर वाले में जाते हैं। सेम यहाँ तक वही रहेगा, 40 से अंदर खींचा, टीम 23 से ही खींच रहे थे बार बार। अब क्या होगा, वो अंदर तो आया, ये आ गया लूमेन में, हमें तो मेम्ब्रेन के अंदर डालना है, तो लूमेन में तो नहीं चाहिए हमें। तो टीम 44 क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करके रखता है, फोल्ड नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता, फोल्ड नहीं होने देता। इसके प्रोटीन आते हैं यहाँ पे, क्या एक्सपोज हो जाते हैं इसके, करते हैं जैसे वहाँ थाइलाकोइड में एक्सपोज हुआ था TSS, यहाँ ऑक्सावन एक्सपोज होता है, और ये ऑक्सावन में जाता है और लेटरल डिफ्यूजन कर लेता है, मेम्ब्रेन में आ गया ना। और ऐसे प्रोटीन कहाँ मिलते हैं, ATP सिंथेटेज में। तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया यार हमने, सैम वाला, उसके बाद मीम वाला, फिर मिया वाला, मिया 4, इससे पहले भी कुछ था, एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है। इसमें था साइटोक्रोम B2, इसमें था साइटोक्रोम C हेमोलाइसिस, मिम 1 में था अल्फा प्रोटीन, इसमें था बीटा बैरल या पोरिन, ऑक्सा 1 में ATP सिंथेटेज, ठीक है। उसके बाद अगला जा रहे हैं हम इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में और कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट लेटरल डिफ्यूजन हो जाए। टीम 22 और 18 क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे डिफ्यूजन में। टीम 22, 18 और 54, ठीक है। इसका ऑक्सा नहीं आएगा, इसका क्या है, एक मिनट देख के बताती हूँ। इनर मेम्ब्रेन में किसके थ्रू जा रहा है ये जा रहा है टीम वाले के थ्रू ना, तो इसका एग्जाम्पल है एंटीपोटर, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ, इसको ठीक कर देती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एंटी पोर्टर, और जो एंटी पोर्टर है किसका एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट टीम 9 और 10 का है, ठीक है। टीम 9 एंड 10, न्यूक्लियस तो हो गया, ऑक्सा भी हो गया हमारा, और ये एंटीपोटर भी हो गया, टीम 9 और 10, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा लेटरल डिफ्यूजन हो गया, तो इससे इनर मेम्ब्रेन में फिर से डालना लेटरल डिफ्यूजन के लिए। हाँ, फ़र्क क्या है यार, अभी तक हम सब में ना ये पढ़ते आ रहे थे 23, 17, जब डायरेक्ट करें ना 23 से फिर डायरेक्ट ही हो जाता। अभी तक हम इतनी लोड क्यों ले रहे थे, अलग अलग ऑक्सा से करा रहे थे, एंडोपेप्टाइडिस से, या फिर किससे करा रहे थे, जिससे भी करा रहे थे यार। यहाँ पे 9 और 10 होएगा टीम, बस इतनी सी बात है। टीम 22 इसको हेल्प करेंगे, 22, 54, 18। उसके अलावा इनर मेम्ब्रेन में और किस तरीके से जा सकते हैं, डायरेक्ट ही चले जाओ, ठीक है। लेटरल में 23 और 7 से डायरेक्ट होते हैं साइटों में, और अगर डायरेक्ट ना जाके यहाँ पे ऑक्सा होता तो ये ऑक्सा से जाते, और अगर यहाँ आते ये और यहाँ पे 9 होता, टीम 9, तो भी डायरेक्ट लेटरल डिफ्यूजन हो जाता। 3 थे ना, तीनों पढ़ लिए, 3 थे ना बस, एक ये वाला एंटी वाटर वाला, 9, 10 वाला, और ये ऑक्सा वाला, इसके अलावा तो नहीं है ना। अब पढ़ते हैं इंटर मेम्ब्रेनस में। इंटर मेम्ब्रेनस में क्या बताना चाहिए, ये तो इनर वाला है, अब मैट्रिक्स का रह गया बस। हाँ, मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में डालना है भाई, यहाँ तक सब सेम है, 44 ने उसको खींचा और बस यहाँ पे अंदर आ गया। एग्जाम्पल अलग है, एन क्लीव वाले डिहाइड्रोजिनेज, बस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बात है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों चाहिए होते हैं न्यूक्लियर वाले प्रोटीन, न्यूक्लियोजनों के, क्योंकि खुद के 13 बनाता है, इसको चाहिए 1500 होते हैं, वो उसको सारे न्यूक्लियर देता है। इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही होती है, ETC, फॉस्फोर, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन वाली रिएक्शन, इतना सब, बीटा ऑक्सीडेशन, सब इतना सब कुछ चल रहा होता है, इसलिए उसको बहुत सारे एंजाइम बनाने होते हैं। तो प्रोटीन HSP ये वगैरह था, पॉजिटिव अमीनो एसिड थे 50 से 55। टॉम ने 20 और 22 से खोला था, HSP रिमूवर रिकॉग्नाइज हुए थे, 40 पे जाते थे। फिर अगर 40 पे नहीं जाए, डायरेक्ट मिम में चले जाए, तो लेटर कर लेते थे अल्फ़ा के केस में, ठीक है। ये आउटर का है। उसके बाद आउटर में क्या याद रखना है, आउटर की बात करें, 40 से आउटर में आया, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में टीम 8, ये सारे HSP की तरह थे, 8, 9, 10,
सैम काउंटर था, सैम काउंटर ने लेटरल डिफ्यूज़न करा और ये नॉन क्लीवेबल होता है। नॉन क्लीवेबल का मतलब क्या है, इसका सिग्नल वाला था जो पेप्टाइड सिग्नल्स काटा था कोई हमने वहाँ पे, नहीं, पोरिन होता है इसमें। ये जो सॉर्टिंग वाले में करा था, चैपरोन ने इसको पकड़ रखा था और उसके बाद डायरेक्ट सैम में चला गया था ये। उसके बाद है आउटर के दोनों हो गए ना, मेम वाला भी और सैम वाला भी। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, ये सैम और ये मेम, ये अल्फ़ा और ये बीटा के लिए। अब जाते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। 40 तक तो कहानी यही है। इंटरमेम्ब्रेनस ट्रांसलोगोन 14 है ना, हाँ। आउटर मेम्ब्रेन से इंटर में आया, इंटर में 23 और 17 एमपीपी ने कट करा और डायरेक्ट लेटरल डिफ्यूजन हो गया। वहाँ पे फिर एंडोपेप्टाइडिस से क्या आएगा, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस पे। साइटोबी2 उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारा मिया 4 डायरेक्टली साइटोक्रोम B2 में करते और डाइसल्फाइड बना रहा था। इनर के लिए क्या है, टीम 23 से इनर में आया एमपीपीआई और लेटरल डिफ्यूजन साइड ऑक्सीडेस, ये तो सबसे कॉमन है। लेकिन अगर वो टीम 44 से पुल लो और उसके बाद उस पर एक्सपोज है ऑक्सा, तो वो मैट्रिक्स में जाता है। नहीं, ऑक्सा है तो लेटरल डिफ्यूजन करता है, और इसके अलावा ये यहीं से मैट्रिक्स में जा सकता है 44 से पुल होने के बाद। और क्या है, ये जो टीम 22 है, 22, 18, 54, 9, 10 का याद रखना है इसमें। ये भी लेटरल डिफ्यूजन कराते हैं एंटी वाटर के केस में। ठीक है, मैट्रिक्स वाले में एटीपी सिंथेटेज नहीं, मैट्रिक्स वाले में एनक्लीवेबल डिहाइड्रोजनेज आएगा और इस ऑक्सा वाले में एटीपी सिंथेटेज। तो एक बार इसको भी देख लो अच्छे से। ये सैम में पोरिन और ये आउटर का है। इंटर वाले में एंडोपेप्टाइडिस से याद आ जाएगा सारा। एंडो मतलब इनर मेम्ब्रेन पे होता, तो ये तो यूज़ होएगा ही। मिया वाला डायरेक्ट हो रहा था, और जो इंटर मेम्ब्रेन इनर वाले के लिए है, इनर मेम्ब्रेन के लिए, उसमें क्या है, या तो अंदर आने के बाद लेटरल डिफ्यूजन हो रहा है, या अंदर आने के बाद वो पुल हो रहा है फिर कट हो रहा है और ऑक्सिक दिख रहा है और फिर वापस ऊपर जा रहा है, या फिर वो मैट्रिक्स में जा रहा है पुल होके। ठीक है, और 9, 10 से वो लेट डायरेक्ट कर रहा है। उसका ये कुछ पता होना चाहिए यार, पहले तो चुप ही गया। ये कुछ वेसिकल है हमारे। कॉप 2 कब बन रहा था, ER से गोल्जी में 23, 24, 13, 31 यही लग रहे थे ना, और SAR1 ऐड हुआ था। कॉप 1 रेट्रोग्रेड में लग रहा था, जब हम ट्रांस गोल्जी से कहाँ जा रहे थे, ER में। ठीक है, या एंडोजोम में जाएंगे तब भी यही लगेगा। और इसमें SAR1 था, यहाँ पे ARF होता है, मतलब रिसेप्टर भी ARF ही होएगा। और यहाँ पे कोटोमर लगते हैं, यहाँ पे ये लग रहे थे कोट प्रोटीन, यहाँ पे ये कोट प्रोटीन लगेंगे कोटोमर। क्लैद्रिन कब, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा रहे थे तब पढ़ा था ना हमने क्लैद्रिन। तो क्लैद्रिन कब आएंगे, अगर गोल्जी से एंडोजोम में जाना है तो क्लैद्रिन रख सकते हैं AP1। गोल्जी से एंडोजोम आगे की तरफ जा रहे हैं तो 1 लगेगा। ठीक है, अगर गोल्जी से एंडोजोम जा रहे हैं तो भी, या तो गोल्जी से एंडोजोम जा रहे हैं या तो लगेगा AP1 क्लैद्रिन या GGA। ठीक है, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोजोम आ रहे हैं रेट्रोग्रेड उल्टा आ रहे हैं तो AP2 लगेंगे। जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम ER से एंटोगेरेट जा रहे थे तो 2 लग रहे थे COP2, और जब वापस आ रहे थे तो 1 लग रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, जब जा रहे हैं ना, जा ही रहे हैं तभी 1 लग रहा है। यहाँ पे देखो, कहाँ गया, गोल्जी से एंडोसोम AP1, गोल्जी से एंडोसोम AP1। ठीक है, और क्या है, गोल्जी से लाइजोसोम जा रहे हैं तो AP कॉम्प्लेक्स, बस एक ये पता होना चाहिए। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है। देखते चलो अभी जो जो हमने पढ़ा। ER का लूमेन था, हाँ था। एंड टर्मिनल प्रोटीन लोकेशन थी सिग्नल की, हाँ थी। इसके अंदर कटा था, रिमूव हुआ था, और सिग्नल हाँ हुआ था। SRP पे सबसे पहले सिग्नल पेप्टाइड्स वहीं पड़े थे। और जो इसमें कोर प्रोटीन होते हैं 6 to 10 होता है। आर्जिनिन और लाइसिन सबसे ज़्यादा होता है। पर ऑक्सीजोम में क्या था, C टर्मिनल वाला किसका था भाई, 3 वाले का, और N वाला किसका था, 9 वाले का, रुकमत लोटा वाले का था, हक मत दे। ठीक है, इसके अंदर कोई पेप्टाइडिस पड़ा था, PP नहीं पड़ा था। PEX5 वाला कोई पेप्टाइडिस नहीं आया, ये याद है। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, लाइसिन, आर्जिनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, इनके बना होता है 30 अमीनो एसिड। अब वो बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज रहे, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहीं तो कट भी रहा था और कहीं नहीं भी कट रहा था, और सारे के सारे एंड टर्मिनल थे। इसको हम अलग से पढ़ेंगे अभी। न्यूक्लियस के अंदर इंटरनली तो कुछ नहीं कट रहा था और 2 सिक्वेंस थे। अगर वो बाहर जाएगा तो लाइसिन रिच है, के हमेशा बाहर जाता है। ठीक है, और अंदर आने के लिए क्या है, ल्यूसीन रिच है। लाना है उसको, लाना है तो मतलब ल्यूसीन L, और भेजना है बाहर कर दो मतलब के बाहर कर दो, लाइसिन के बाहर। और मैंने उल्टा कर दिया ना, और मुझे लर्न हो जाएगा उल्टे से।
खैर नहीं यार, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। NLS मतलब तो अंदर जाना, लाइसिन को अंदर लाना है, तो अंदर लाने वाले प्रोटीन में लाइसिन ज़्यादा होता है। तो इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, खुद के बंदे को, के को, खुद के बंदे को तो हम अंदर लाते हैं, और जिसको नहीं जानते दूसरा ल्यूसीन हो गया, उसको हम बाहर भेज सकते हैं। बस के को अंदर ले आए, ये याद रखना है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पता होना चाहिए? एन टर्मिनल था, हाँ एन टर्मिनल था। और क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड में, तभी तो थाइलाकॉइड एक्सपोज हुआ था उसका सिग्नल जब हमने स्ट्रोमा का कटिंग करी थी SPP से। तो हाँ होता है। इसमें सीरीन थ्रीनिन होती है, रिच होता है, ग्लूटामेट होता है, स्पार्टेड होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला कर लेते हैं भाई, इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं ना इसलिए। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये तो मैट्रिक्स का लास्ट वाला पढ़ के आए थे, क्लीव हुआ था इसमें। मैट्रिक्स में आने के बाद तो क्लीव होएगी चीज़ें। उसके बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज किसका है? इनर मेम्ब्रेन का। कौन सा वाला पाथवे चला है? कोई पाथवे नहीं, शायद डायरेक्ट हुआ है ये, कट होगा। ऑक्सीडेज का, ऑक्सीडेज के लिए पाथवे देखते हैं, एक मिनट। ऑक्सीडेज वाला भी पढ़ा था ना हमने, ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइज किसका एग्जाम्पल है ये? इसका है, इनर मेम्ब्रेन में डायरेक्ट 23 की तरफ से आ रही है, जब इनर मेम्ब्रेन में 23 से आ रहा है, वही सोच रही थी ना मैं, लेटर ले कुछ नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद ATP सिंथेटेज, ये कब होएगा? इनर मेम्ब्रेन का दूसरा पार्ट ऑक्सा के साथ आएगा। ATP ऑक्सीजन से याद रख लेना, ऑक्सीजन से। उसके बाद है हमारा ATP। एंटीपोटर तो पता ही है भाई, एंटीपोटर तो सबसे लास्ट वाला होएगा, जो हमने यहाँ पढ़ा था 9-10 वाला, 9-10 टिम वाला। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग पैच आएंगे, एंटीपोटर वाला। साइटोक्रोम B2 किसका होने वाला था? B2 होने वाला था अपना एंडोपेप्टाइडेज का, इंटरमेम्ब्रेनस। उसके बाद मिया 1, ये भी एंटर मेम्ब्रेनस है। साइटोक्रोम C, ठीक है। पोरीन, ये फर्स्ट वाले का सेकंड था, बीटा बैरल जहाँ बन रहे थे। तो सैम था पहला तो, और एक था मिम वन होगा ये, और सैम रह गया, बस डन, सॉर्टिंग ख़त्म।